मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखे थे। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत जो सिलेबस दी गई है भाषा, और भाषा के अंतर्गत जो पढ़नी है भाषा के विभिन्न रूप, इस पे चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। भाषा के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बहुत सारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने हिंदी के संदर्भ में अपनी कुछ युक्ति दी हुई है। इन सारी युक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सारे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देखते हैं। रचनात्मक लेखक में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है। जो रचनात्मक लेखक है उसमें भाषा का जो सबसे पुराना रिश्ता है वो संदेश से है। भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? संदेश से। यानी लोग अपनी संदेश को, अपने मैसेज को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए ही भाषा का उपयोग किया करते थे पुराने समय में। इसीलिए कहा गया है कि भाषा का सबसे पुराना जो रिश्ता है वह संदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत बताइए। असंगत बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी इंदौर में। ये बातें गलत है, यानी मारवाड़ी जो भाषा है वो इंदौर में नहीं बोली जाती है। मेवाती मेवात में बोला जाता है, मालवी रतलाम में बोला जाता है और जयपुरी अजमेर के इलाकों में इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बट मारवाड़ी जो है वो इंदौर में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए वो असंगत हो जाएगा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भाषा का जो विकास हुआ है भारत में उसका क्रम क्या था? तो पहले संस्कृत की भाषा आई थी और सबसे प्राचीन और सनातन भाषा भी संस्कृत को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और अंत में जो यहाँ पे ऑप्शन है उसमें हो जाएगा अपभ्रंश। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये साहित्यिक विकास जो भाषा का है इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो जो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जो वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उन्होंने जो शिलालेख लिखी थी, जो पत्थर पे लेख लिखी थी, उनमें ही अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला प्रयोग दिखाई देता है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली। और इस खड़ी बोली का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? यानी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा में आएगा या राजभाषा में आएगा या विभाषा में आएगा या तकनीकी भाषा में आएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर है राजभाषा। राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा कहने का मतलब होता है दोस्त आम बोलचाल की भाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें राज्य भाषा का, तो इसका यही है कि जो काम काज होती है, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसमें जिस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। और हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो भाग 17 में। भाग 17 में भारत में हिंदी को राजभाषा कहा गया। यानी संविधान का जो भारत का संविधान है उसमें भाग 17 जो है उसी में हिंदी को राजभाषा कहा गया। दोस्त यहाँ गलती से राष्ट्रभाषा नहीं लगाइएगा टिक, राजभाषा ही टिक लगेगा। राजभाषा अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तो राजभाषा ही टिक लगेगा। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? जो व्याकरण शब्द होता है इस शब्द का क्या अर्थ है? तो टुकड़े टुकड़े करना ही व्याकरण शब्द का अर्थ होता है। टुकड़े टुकड़े करना। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? यानी हिंदी का एक रूप है मेवाती। वो जो भाषा है मेवाती वो किस वर्ग से संबंधित है? तो राजस्थानी से। यानी राजस्थान में मेवाती भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में इस बात को कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि इसका जो होगा वो देवनागरी होगा।
अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्तीर्ण है? तो प्राकृत भाषा में। अशोक का जो शिलालेख है जो उन्होंने लिखा है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कितने भारतीय राज्यों का राजभाषा हिंदी है? यानी कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है? तो भारत में टोटल 15 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। 15 राज्य की राजभाषा हिंदी है। हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। जो हिंदी की प्रमुख बोलियां है उनका किसी न किसी ने नामकरण किया है, उसके बारे में असंगत कौन है, यानी कौन इसमें मैच नहीं करता है? तो कौरवी राहुल संकृत्यानंद सही है, कौरवी राहुल संकृत्यानंद। ब्रजबुली ईश्वर चंद्रगुप्त राजस्थानी और बिहारी जॉर्ज गियर्सन ने नाम दिया है। ये तीनों के तीनों सही है। मैथिली जो बाकीदास है ये गलत है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। ये तीनों सही है और तीनों में ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौरवी का नामकरण करता कौन है? तो राहुल संकृत्यानंद। इसलिए तीनों का तीनों ध्यान रखिएगा दोस्त। निम्न में से एक असत्य कौन सा है? निम्न में से एक असत्य कौन सा है? यानी जो ऑप्शन दी हुई है इनमें से असत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर, कोई नहीं। इसका मतलब है कि सारे के सारे सही है। खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खन्नी का अविस्मरणीय योगदान है, ये सही है। खड़ी बोली में अयोध्या प्रसाद जो खन्नी है उसका योगदान है। और गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की है। हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना गिलक्रिस्ट महोदय ने की है। और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ है, ये भी सही है। राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी है, ये भी बात सही है। यानी लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद दोनों का जो दृष्टिकोण है, जो सोचने का तरीका है, जो देखने का तरीका है, वो एक दूसरे के विपरीत है, ये बात भी सही है। और ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते हैं। जो राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह जो हैं, ये लोग उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हैं, बोली मानते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। किस आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? यानी जो इसमें भाषाएं दी गई है उसमें से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश का विकास सबसे लास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से अपभ्रंश को आर्य भाषा नहीं माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस रचना हिंदी भाषा में की है? यानी स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक की रचना उन्होंने हिंदी भाषा में की है। तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। निम्न में से असंगत है तो पूर्वी हिंदी बाघेलियर में बोली जाती है, ये सही है। बिहारी हिंदी मैथिली में बोली जाती है, ये भी सही है। पश्चिमी हिंदी मरवाड़ी लोग बोलते हैं, ये भी सही है। ये गलत है दोस्त, पश्चिमी हिंदी मरवाड़ी लोग नहीं बोलते हैं, ये गलत है। राजस्थानी जयपुरी लोग, ये भी सही है। यानी राजस्थान में जयपुरी, ये सारे के सारे सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? पश्चिम हिंदी मरवाड़ी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपभ्रंश में कौन सा व्यंजन नहीं थे? कौन सा व्यंजन अपभ्रंश में नहीं था? तो जो डा के नीचे बिंदु और ढा के नीचे बिंदु है, इस भाषा का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं था, इस व्यंजन का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली को भाषा भी कहा जाता है, तो पाली को देश भाषा कहा जाता है। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? यानी जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन हैं उनमें किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो मोरारजी रजाई की जो है मोरारजी देसाई जी हैं, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। बाकी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, तीनों की मातृभाषा जो होती है वो हिंदी थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो 1956 ईस्वी को होता है, वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है। खड़ी बोली का अर्थ होता है टकसाली या फिर होता स्टैंडर्ड भाषा। खड़ी बोली का अर्थ है टकसाली अथवा स्टैंडर्ड भाषा।
खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? इस कथन को किस विद्वान जी ने कहे हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद का कहना है। विश्वनाथ प्रसाद का कहना है कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली होता है, अर्थात स्टैंडर्ड भाषा होता है। तो कौन कहता है? विश्वनाथ प्रसाद जी कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? जो अपभ्रंश का समय था उसमें से स्वर्णकाल किस शताब्दी को माना है? तो 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के ईस्वी को कालखंड को कहा जाता है अपभ्रंश का स्वर्णकाल। अपभ्रंश का स्वर्णकाल। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा के कवि नहीं हैं? जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक जो है वो अवधी भाषा के कवि नहीं है। तो नंददास जो हैं वो अवधी भाषा के कवि नहीं है। तो हैं कौन कौन? तो जायसी हो जाएगा अवधी भाषा का, उस्मान हो जाएगा अवधी भाषा का, कुतुबन भी हो जाएगा अवधी भाषा का, बट नंदलाल जी जो हैं वो अवधी भाषा के नहीं हैं। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ लोग आपस में क्या बातें करते हैं, किस भाषा में बात करते हैं? तो मालवी। वहाँ की जो लैंग्वेज है आपस में बात करने की जो बोली है वो मालवी है। मालवी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। जो आधुनिक में जो भाषाएं प्रयोग की जा रही है, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, इन भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? यानी जो ऑप्शन है उनमें से कहाँ पे हड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? तो धौलपुर में हड़ौती नहीं बोली जाती है। धौलपुर में हड़ौती नहीं बोली जाती है। तो बोला कहाँ कहाँ जाता है? तो कोटा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जहाँ पे हड़ौती भाषा का प्रयोग किया जाता है। हड़ौती भाषा का प्रयोग, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण होता है तो व्यक्त ध्वनियों से, जो व्यक्त की जो ध्वनियाँ होती है उसी ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी जो भाषा है इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 17 भाग में है। किस भाग में? 17 भाग में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 14 भाषा यानी 15 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बट वर्तमान समय में भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में 22 हैं, बट जब इसका निर्माण हुआ था, संविधान का लागू की गई थी, उस टाइम में केवल 14 भाषाएँ थी। 6 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। संविधान की किस अनुसूची में? संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, इसमें अब 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी एक भाषा था जिसको 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंधी एक भाषा था जिसे 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? 21वें जो संशोधन हुआ सिंधी को जोड़ा गया, और 71 नंबर का जो संशोधन हुआ उसमें तीनों को जोड़ा गया है, कोमनी यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसका कोड वर्ड होता है दोस्त नमक इसका कोड वर्ड है, जिसे आप याद रख सकते हैं कि ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 52वां संविधान संशोधन यानी 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो बोडो जो भाषा था इसको जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, चारों के चारों जोड़ा गया है दोस्त। ऑप्शन में बुक में केवल बोडो दे रहा है, बट आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा दोस्त। चारों के चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो चारों सही होगा दोस्त, यानी सभी ऑप्शन सही है। बाकी बुक में केवल बोडो दे रहा है दोस्त, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप अपने तरीके से, अपने तरफ से, ताकि आप कंफर्म हो सके मेरे आंसर पे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 120वां जो अनुच्छेद नंबर है उसी में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख है, 120वां अनुच्छेद में। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब राज्य विधानमंडल हो गया, वो था संसद, अब है ये राज्य विधानमंडल। तो 210 में संसद की बात करें तो 110 हो जाएगा, लेकिन राज्य विधानमंडल की बात करें तो 210 हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा? तो 343 जो अनुच्छेद है इसी में इस बात को कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दोस्त, राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा कही जाती है। 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? जब राजभाषा हिंदी को अपनाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध कर दिया, खास करके जो साउथ के लोग थे उन्हें, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो विरोध की वजह से एक निर्णय लिया गया जिसमें यह कहा गया कि 15 वर्ष तक यानी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जब तक लोग जो होंगे वो हिंदी को जान नहीं जाएंगे। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 343 नंबर का जो अनुच्छेद था उसी में इस बात को कहा गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा? 344 जो अनुच्छेद है दोस्त, इसमें कहा गया है कि 5 साल के बाद भारत की भाषाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। 344 में जहां निर्णय लिया जाएगा कि क्या लोग भारत के भाषाओं को जान रहे हैं, यानी हिंदी की भाषाओं को जान रहे हैं, इसका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या इसे अब जो अंग्रेजी का प्रयोग को जो जारी रखने के लिए कहा गया था 15 वर्ष तक, क्या इस पर रोक लगाया जा सकता है या नहीं, इन सब चीज़ों को जांच करने के लिए आयोग का गठन 5 साल में एक बार किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 346 अनुच्छेद में, यानी जो 346 नंबर का अनुच्छेद है उसमें कहा गया है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख है, होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख है। किस राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के अनुच्छेद में है? यानी कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य की राज्य भाषा हिंदी के अलावा किसी दूसरे भाषा को भी घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद 347 अधिकार देता है। अनुच्छेद 347 अधिकार देता है राज्य को कि वो अगर आप चाहे तो अपने राज्य की राज्य भाषा हिंदी के अलावा किसी दूसरे को भी आप घोषित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 348 नंबर का अनुच्छेद जो है उसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं से संबंधित उपबंध है। 348 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता। यानी राजभाषा से संबंधित जो भी विधेयक लाना होगा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। और राष्ट्रपति के पास जब यह आएगा तो वो पहले उस चीज़ पर विचार कर ले, उसके बाद ही मंजूरी दे। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो 349 यानी 349 नंबर का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में इस बात को कही गई है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाए, इस बात को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, वर्गों के लोग हैं, उन लोगों को उनकी जो मातृभाषा है उन्हीं में शिक्षा का उपाय लगाया जाए, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद नंबर 350 जो जीएस में पॉलिटी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्त। अनुच्छेद नंबर 350। भाषा विषयक उपबंध किसमें किया गया है? यानी भाषा से संबंधित जो उपबंध है वो किसमें है? तो 8वें अनुसूची में है। ये बात सही है। 120वें अनुच्छेद में भी है, क्योंकि ये संसद की भाषा की बात कहती है कि संसद में किस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ये भी सही है। और 210 जो है राज्य विधानमंडल में किस भाषा का प्रयोग करना है, इस बात को कही गई है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, 1955 ईस्वी में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर महोदय जो थे उन्हीं की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अब 1957 में एक राजभाषा समिति का गठन किया गया, तो ये किसकी अध्यक्षता में था? तो जीबी पंत था, जीबी पंत। और 1955 की बात करेंगे तो हो जाएगा बीजी खेरे। 1955 की बात करें तो बीजी खेरे। लेकिन जैसे 1957 आएगा, संसदीय राजभाषा समिति का जिक्र होगा, तो आंसर हो जाएगा जीबी पंत, जीबी पंत। प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 344 जो है उसी के तहत समिति गठन करने का अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 344। किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा वो कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? यानी राज्यों का, संघों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए। तो अनुच्छेद 351 कहता है, अनुच्छेद नंबर 351 इस बात को कहता है। अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है। अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी का कथन था। महात्मा गांधी जी का कथन था कि अंग्रेजी को छुड़ाओ, अंग्रेजी को छुड़ाओ और हिंदी को लोग जाने। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी 1955 ईस्वी में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसमें कितने टोटल सदस्य थे? तो 51 सदस्य थे, 21 सदस्य थे, 21 सदस्य थे, जिनका अध्यक्ष जो था बीजी खरे था। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। जो राजभाषा अधिनियम 1963 जो आया था उसमें टोटल 9 धाराओं का जिक्र किया गया है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो 1968 ईस्वी में। राजभाषा जो संकल्प है ये कब पारित हुआ? तो 1968 ईस्वी को, 1968 ईस्वी को। राजभाषा नियम कब बना? अब राजभाषा से संबंधित जो राजभाषा नियम है वो कब बना? तो 1976 ईस्वी को, 1976 ईस्वी को, 1976 ईस्वी को। किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो जो राजभाषा नियम 1976 आया था उसी में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो जो गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, इन्होंने ही संसद में सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया था हिंदी को राजभाषा के लिए, गोपाल स्वामी अयंगर, और इसी को फिर पारित किया गया था। निम्नलिखित में केंद्रीय सरकार ये कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है, अनुपयुक्त विभाजन है। तो जो केंद्रीय सरकार का जो कार्यालय था जिसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें का वर्ग है, खा वर्ग है और गा वर्ग है, बाकी वहाँ घा वर्ग का जिक्र नहीं है, तो यही इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। का वर्ग सही, खा वर्ग सही, गा वर्ग भी सही, जिसमें केंद्रीय कार्यालय में 3 वर्गों में भाषाओं को बांटा गया था। का वर्ग के क्षेत्र में कौन सा राज्य आते हैं? का वर्ग में कौन कौन से राज्य को रखा गया है? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खा वर्ग के क्षेत्र में, खा वर्ग के बाद खा वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र खा वर्ग में आते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। गा वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये तीनों आते हैं गा वर्ग में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। 1954 ईस्वी को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1957 ईस्वी को नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना होती है, 1957 ईस्वी को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी को। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी को। नेशनल बुक ट्रस्ट 57 को, वैज्ञानिक तकनीकी 61 को और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 60 को।
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। 1975 ईस्वी को। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी को। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो अनुवाद ब्यूरो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साहित्य अकादमी जो है किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो साहित्य शिक्षा से है, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा मंत्रालय के अधीन। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्रालय के अधीन। नेशनल बुक ट्रस्ट किस किस्म के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी बुक की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा मंत्रालय के अधीन। बाकी जो भी है वो गृह मंत्रालय के अधीन भाषा से संबंधित चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? जो वैज्ञानिक और तकनीकी है, तो वैज्ञानिक और तकनीकी यानी ज्ञान की बात है, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा मंत्रालय के अधीन। अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो की किस रचना में? तो खालिक बारी एक रचना है अमीर खुसरो की, खालिक बारी, जिसमें ये चीज़ों का प्रयोग किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी को बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन जो व्यक्ति हैं उन्होंने ही कहा है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी राज्य में बोलचाल की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा यही राजभाषा होगी? नहीं दोस्त, ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। इसमें हो जाएगा, जो राइट आंसर है हो जाएगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा से अभिप्राय है। सरकारी कार्यालयों की भाषा ही राजभाषा कही जाती है। यानी जो सरकारी कार्यालय होता है उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वही राजभाषा होती है। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जो व्यक्ति थे वो आर्य भाषा, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार कर रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।